हेलो एवरीवन, वेलकम इन जयश्री एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने कंपोजिट फंक्शन के इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त फलन के गुणधर्म के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि संयुक्त फलन कौन कौन से गुण रखते हैं और कौन कौन से नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रम विनिमय की। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय को इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव। सबसे पहले हम क्रम विनिमय का मतलब समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने कोई दो नंबर लिए हैं ए और बी। अब इन दोनों को हमें जोड़ करवाना है, एडिशन करवाना है या प्लस करवाना है। तो ए प्लस बी, क्रम विनिमय क्या होता है कि ए प्लस बी होता है, तो इनमें एक ही जगह तो ए और बी दोनों का क्रम हमें बदलना है। तो ए की जगह हम बी लिखेंगे और बी की जगह लिखेंगे ए, और बीच में साइन आ रहा था प्लस का। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब जो प्लस जो ऑपरेशन हुई है यहाँ पे संक्रिया हुई है उसमें क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। ऐसे ही हम माइनस में देखें ए माइनस बी, और यहाँ पे हम करें बी माइनस ए, तो यहाँ क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। देखिए हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। माना ए की जगह हम 5 ले लेते हैं और बी की जगह ले लेते हैं 2, तो a माइनस बी मतलब आया 5 माइनस 2, और b माइनस ए का मतलब आया 2 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3 आया, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आया -3। ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो माइनस वाली संक्रिया होती है उसमें क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। यही होती है क्रम विनिमयता। अब हम संयुक्त फलनों की बात करते हैं। तो संयुक्त फलन होते हैं हमारे GOF, और दूसरा मैंने आपको बताया था FOG। तो एक तरीके से देखें तो GOF में हमने G और F का क्रम जब चेंज किया, G की जगह हमने F रखा और F की जगह जब G रखा, तो हमें दूसरा फलन, ये दूसरा संयुक्त फलन मिल गया है। लेकिन ये दोनों भी क्रम विनिमय नियम का पालन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने एग्जाम्पल जो 3 एग्जाम्पल्स किए थे उनमें कईयों में तो ये सेम आ रहा था और 1-2 में ये सेम नहीं भी आ रहा था। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रम विनिमय नियम का पालन संयुक्त फलन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नॉट भी हो सकते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन में देख के पता चलेगा। और इसके बाद हम पढ़ते हैं एसोसिएटिविटी या साहचर्य। साहचर्यता का नियम पढ़ने से पहले हम एक और बात जान लेते हैं। माना कि कोई 3 सेट ए, बी और सी दे रखे हैं हमें, और 2 फंक्शन f है वो a to b डिफाइंड है, और g है दूसरा फंक्शन वो b to c डिफाइंड है। ये हमने इस तरह से कुछ मान लिया है। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे। ये माना हमने कि ये a सेट है, ये माना b सेट है और ये माना c सेट है। ठीक है, अब a से b में परिभाषित फलन को हमने बोला है, a से b में परिभाषित को ये a मान लेते हैं, ये b और ये है c। a से b में परिभाषित फलन को हमने बोला है f और b से c में g। ये हमने पहले ही पढ़ रखा था और हम दोबारा एक बार पढ़ रहे हैं इसको। तो मानते हैं कि a में कोई एलिमेंट हमारा x दे रखा है। ये मानते हैं कि x है, x जो एलिमेंट है वो a में बिलोंग करता है, और b में जो एलिमेंट है वो y मान लेते हैं कि y बिलोंग्स टू b और z बिलोंग्स टू c। ये हमने मान लिए हैं, 3 एलिमेंट मान लिए x, y और z। तो इनको हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसमें x माना है हमने, इसमें y, इसमें z। ये देखिए तीनों हमने इसी रूप में माने हैं। तो अब जब हम ये फलन दिखाते हैं कि a से b में परिभाषित फलन को f बोला जाता है, तो फलन का मतलब क्या होता है कि a के प्रत्येक अवयव का b में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। तो अब a में आ रहा है हमारे x एलिमेंट आ रहा है x, तो x और फंक्शन कौन सा है f। तो यहाँ से जो यहाँ इसमें परिभाषित जो फलन होगा उसको हम f(x) से दर्शाएंगे, f(x) से, क्योंकि f तो फंक्शन है a से b में, और हमारा एलिमेंट किसका हमें प्रतिबिंब चाहिए, x का चाहिए, x का, क्योंकि प्रांत में से ही लेते हैं एलिमेंट और प्रांत इसका a है, a में एलिमेंट है x। तो यहाँ पे आ जाएगा f(x). और हमने मान रखा था कि जो इस a का प्रतिबिंब मिलेगा वो b में मिलेगा, और b में एलिमेंट कौन सा है, ओनली y। तो इसका मतलब f(x) इक्वल्स टू आ गया y। इस तरह से ये इसको नोटेशन करते हैं। और दूसरी बात हम देखें कि g जो फंक्शन है वो b से c में परिभाषित है।
तो हमें अगर y का प्रतिबिंब चाहिए, इमेज चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे, फंक्शन कौन सा है इधर, g, तो g, और किसका चाहिए हमें प्रतिबिंब, y का, तो y। और हम जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब c वाले सेट में मिलेगा और c वाले सेट में z ही है, तो इसको लिख देते हैं z। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी साहचर्यता का नियम समझने के लिए, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। साहचर्यता को समझने के लिए हम 3 एलिमेंट मानते हैं या 3 नंबर मानते हैं। माना कि साहचर्यता होती क्या है, इसे लेने के लिए हम 3 एलिमेंट a, b और c लेते हैं, तो इनमें प्लस में हम साहचर्यता दर्शाते हैं। तो साहचर्यता होती क्या है, अगर हम a प्लस और b प्लस c को अलग ब्रैकेट में लिखें, b प्लस c, और ये इसको ऐसे लिख दें a और प्लस b को तो अलग ब्रैकेट में और प्लस c को, तो इसी नियम को बोलते हैं साहचर्यता। ये देखिए, इसे बोलते हैं एक बार तो इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया और एक बार इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये साहचर्यता का नियम पालन करते हैं, और इक्वल नहीं आए तो ये नियम का पालन नहीं करते हैं। इसी प्रकार हम माइनस में भी दिखा सकते हैं। और जब संयुक्त फलनों में हम किस प्रकार से दिखाएंगे, संयुक्त फलन में भी हमें 3 फलन मानने पड़ेंगे, f, g और h। तो हमें दिखाना पड़ेगा f ऑफ g ऑफ h, ये इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया हमने, और दूसरी बार हमें दिखाना पड़ेगा इक्वल में इसके f और g ओ h। तो साहचर्यता के नियम पर आधारित एक प्रमेय भी है, वो हम सिद्ध करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल प्रमेय है, आप देखिए। तो जो संयुक्त फलन है वो साहचर्यता नियम का पालन करते हैं, और संयुक्त फलन जिस नियम का पालन करेंगे उसे हमें प्रूव करके भी दिखाना है कि वो प्रूव सच में सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं। तो ये थ्योरम है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि यदि 3 फलन f, g और h इस प्रकार के हों कि संयुक्त फलन ये दोनों परिभाषित हों, तो हमें इसके बराबर ये प्रूफ करना है, और ये साहचर्यता नियम था अपना। तो प्रूफ करने के लिए हमें 3 फंक्शन दे रखे हैं, f, g और h। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो ये तीनों फंक्शन f, g और h कहाँ से कहाँ परिभाषित है। तो मैं मानती हूँ, माना यहाँ पे लास्ट में h आ रहा है, इधर भी लास्ट में h मान रहा है। वैसे आप किसी को भी परिभाषित मान सकते हैं, लेकिन ये तीनों परिभाषित हैं, तो हमें एक दूसरे से संबंधित रखते हुए इनको मानना है। तो मैं मानती हूँ h जो फंक्शन है हमारा h, वो a से b में परिभाषित है, और उसके बाद g को हम मान लेते हैं कि ये b से c में परिभाषित है, और f को हम मान लेते हैं c से d में परिभाषित है। तो ये देखिए, हमने इन फंक्शंस को आपस में कनेक्ट करते हुए मान लिया है। यहाँ पे लास्ट में h दे रखा है, तो हम h को a से b में डिफाइन मान लेते हैं। इसके बाद g दे रखा है, g को b से c में मान लेते हैं, और f को c से d में मान लेते हैं। इस तरह से ये तीनों फंक्शन आपस में कनेक्टेड हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि ये फंक्शन a से शुरू होकर d पे ख़त्म होते हैं। इसका मतलब ये दोनों संयुक्त फलन ये दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में, ये a से d में डिफाइन होंगे, ये a से d में डिफाइंड होंगे ये दोनों फंक्शन। तो हमें प्रूव ये करना है कि इसके बराबर ये सिद्ध करना है, ये दोनों बराबर हमें लाने हैं। तो सबसे पहले हम जो हमने a, b, c और d 4 सेट माने हैं, उनमें हम एलिमेंट मान लेते हैं। हम मानते हैं कि x है वो a में बिलोंग कर रहा है, और जो y है वो b में बिलोंग कर रहा है, और z है वो c में बिलोंग कर रहा है। ये हम मान लेते हैं। ये देखिए, हमने ये सेट्स मान रखे हैं, और a में जो अवयव है वो है x, b में है y क्योंकि y बिलोंग्स टू b, और c में है z, और d में हमने माना नहीं है। और a से b में परिभाषित फलन को हम बोलते हैं h, b से c में परिभाषित को हम बोलते हैं g, और c से d में को हम बोलते हैं f। तो यहाँ पे जो x का हम प्रतिबिंब लेंगे, x का जो हम प्रतिबिंब लेंगे, फलन कौन सा है यहाँ पे h, तो h x आएगा, hx, और इसका प्रतिबिंब हमें मिलेगा b में, b सेट में, और b सेट में एक एलिमेंट है y, तो hx की वैल्यू हो गई y। अब हमें y का चाहिए प्रतिबिंब, तो यहाँ पे फलन कौन सा है g, तो इसको लिखेंगे g ऑफ y क्योंकि हमें y का ही चाहिए, और g और y का जो प्रतिबिंब मिलेगा वो c में मिलेगा क्योंकि b से c में परिभाषित फलन g है, तो c में एलिमेंट है z, ये हो गया z। और हमें अगर z का प्रतिबिंब चाहिए तो यहाँ पे फंक्शन है f, तो इसको लिखेंगे f और z,
और यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट माना नहीं है, अगर माना होता तो इसकी जगह वो वैल्यू लिख देते। तो ये तो हमने पहले भी सीख लिया था। इसके अब हमें ये दोनों बराबर सिद्ध करने हैं, तो पहले एक पद ले लेते हैं कोई सा भी। तो मैंने यहाँ पे ये पद लिया है एफ ऑफ जी ओ एच। तो यहाँ पे लास्ट में दे रखा है एच, और एच जो फंक्शन है वो हमने ए से बी में परिभाषित माना है। तो एच का प्रांत हो गया ए, और ए में एलिमेंट है एक्स। ये देखिए एक्स, और यहाँ पे भी एक्स। तो हम एक्स के लिए यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। अब इसको खोलते कैसे हैं? इसको खोलने के लिए देखिए एफ तो ऐसे कैसे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और जी ओ एच और एक्स एज इट इज। अब इसको खोलना तो हमने पहले सीख ही रखा था। अब इसको साधारण की तरह खोल लेंगे, एफ बाहर जी और इसको ये एच और एक्स, ये तो हमने खोल रखा था। और एच एक्स की वैल्यू थोड़ी देर पहले ही हमने निकाली थी, एच एक्स की वैल्यू है वाई। तो हम लिख देते हैं एफ और ये ब्रैकेट जी और एच एक्स की वैल्यू वाई, जी वाई। और जी वाई की वैल्यू भी देखिए जेड, जी वाई की वैल्यू जेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे आया एफ ऑफ जेड। इसका जो सोल्यूशन आया लास्ट में वो आया है एफ ऑफ जेड। अब ये पद तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब दूसरा पद लेते हैं। दूसरा पद है एफ ऑफ जी ऑफ एच। तो इसमें भी हमें एक्स ही लेना होगा, एक्स ले लेते हैं सबसे पहले। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये एक्स है वो उसके साथ आएगा जो इसके ज़्यादा पास होगा। तो यहाँ पे एच पास था तो ये एच के साथ आएगा, और पहले वाले में ये ब्रैकेट इसके पास था तो एक्स हमने इसके साथ लिया है। तो अब देखिए एफ ओ जी तो बाहर, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, और एच और एक्स। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब एच एक्स की वैल्यू ये हमने वाई निकाल रखी है, तो एच एक्स की जगह हम वाई लिख देते हैं एफ ओ जी, और ये आ गया वाई। अब इसे हमें सॉल्व करना आता है। इसको एफ तो बाहर और जी और ये वाई, ऐसे लिख देते हैं इसको। जी वाई की वैल्यू जेड है, तो यहाँ पे आ गया एफ ऑफ जेड। तो इसकी भी वैल्यू एफ जेड आई और इसकी भी एफ जेड ही ये वैल्यू आई है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो चुके हैं, साचर्यता नियम का पालन करते हैं। ये देखिए साचर्यता नियम का पालन करते हैं, यहाँ से ये प्रूव हो गया है, प्रूव्ड। तीसरा गुणधर्म हमें दे रखा है कि दो एकेकी और आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होता है। इसका मतलब ये है कि हमें अगर दो एकेकी और आच्छादक फलन दे रखे हों तो उनका संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होता है। ये तो हमें दे रखा है, इसका प्रॉपर्टी दे रखी है, इसके गुणधर्म दे रखा है। अगर ऐसा ये गुणधर्म सेटिस्फाई होता है तो हमें उसे प्रूव करके दिखाना होता है। तो एग्जाम में अगर हमारे क्वेश्चन आएगा वो इस रूप में भी आ सकता है कि सिद्ध करो कि दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होता है। और ये थ्योरम के रूप में भी आ सकता है। थ्योरम का स्टेटमेंट है यदि एफ और जी इस प्रकार के दो एकेकी आच्छादक फलन हो कि जीओएफ जो कि संयुक्त फलन है परिभाषित किया जा सके, तो हमें जीओएफ भी एकेकी आच्छादक सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें एफ और जी दो फंक्शन दे रखे हैं। तो हम एफ को तो मान लेते हैं एफ है वो ए से बी में परिभाषित है, और जी को हम मान लेते हैं कि वो बी से सी में परिभाषित है। तो हमें जीओएफ एकेकी आच्छादक सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि जीओएफ जो इनका संयुक्त फलन है वो ए से सी में परिभाषित होगा। तो इसको लिख देते हैं ए टू सी, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हुआ है और सी पर खत्म हुआ है, तो ये ए से सी पर ही परिभाषित होगा। अब एकेकी की बात जब हम करते हैं तो एकेकी में क्या होता है कि ए के भिन्न भिन्न बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होते हैं, अर्थात कि ए के दो अवयवों का बी में एक प्रतिबिंब संभव नहीं है। ये वाला केस इसमें एकेकी में नहीं लगेगा। एकेकी में यही तो था कि एकेकी में ए के जो एलिमेंट मान लीजिए दो एलिमेंट हैं इसके, और बी में भी ये दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट मान लिए हमने इसमें। तो ये वाला केस इसमें नहीं लगेगा कि दोनों एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब है, ये वाला केस इसमें नहीं लगेगा। प्रत्येक एलिमेंट का अपना अलग इमेज होना चाहिए, ये होती है एकेकी। और आच्छादक का मतलब ये होता है, आच्छादक का मतलब ये होता है कि बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी इमेज होने चाहिए। और दूसरा रूप हमने लिखा था कि सहप्रांत जो है वो परिसर के बराबर होना चाहिए, ये होता है आच्छादक की परिभाषा में। ये हमने आच्छादक में लिखा था। तो अब हम इसे प्रूव करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी दो नंबर x1 और x2
ये हम मान लेते हैं। इनके लिए हम प्रूव करेंगे कि ये एकेकी भी है या आच्छादक है कि नहीं, और कौन से फंक्शन के लिए, ये संयुक्त फलन जी ओ एफ के लिए, और एफ और जी हमें एकेकी आच्छादक दे रखे हैं। तो शुरू में हम मानते हैं कि ये फलन एकेकी नहीं है। कौन से फलन के लिए? जी ओ एफ के लिए, जी ओ एफ ये हम x1 के लिए निकाल रहे हैं, और दूसरा है x2 के लिए जी ओ एफ फॉर x2। इसका मतलब ये होता है कि जी ओ एफ फंक्शन है और ये इमेज किसका है? x1 का इमेज है, और ये है x2 की इमेज। तो दोनों का जो इमेज है, दोनों का जो इमेज है वो दोनों का बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये एकेकी फलन नहीं हुआ। अब जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं जी एफ x1। ये देखिएगा, हमने माना तो ये है कि एकेकी नहीं है, लेकिन आगे जाके ये एकेकी सिद्ध हो जाएगा। ये देखिए, इसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया जी एफ x1, और इसको लिखेंगे हम जी और एफ x2। इसको हमने ये लिख दिया। अब तुलना करते हैं इनकी, तो जी से जी हट जाएगा, एफ से एफ हट जाएगा। पहले हम जी से जी हटाते हैं, एफ x1 बच गया, और यहाँ पे एफ x2। या दूसरा हम लिख सकते हैं कि ये एकेकी फलन थे इसलिए भी हट जाते हैं ये, और यहाँ पे तुलना करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो इससे हमारा ये निष्कर्ष निकला कि ये फलन एकेकी है। ये देखिए किस तरह से निकला। ये हमने क्या माना था कि इन दोनों का इमेज समान है, x1 और x2 का इमेज समान है। x1 और x2 का इमेज एक ही है, इन दोनों का इमेज। इसका मतलब x1 और x2 दो एलिमेंट हैं, उनका इमेज एक ही आ रहा है। इसका मतलब ये फलन एकेकी नहीं हुआ। लेकिन हमारे प्रूव ये हुआ कि x1 इक्वल टू x2 है। इसका मतलब इन दोनों में ही कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में ही। तो मतलब ये एक ही एलिमेंट है और इसका एक ही इमेज है। इसका मतलब ये एकेकी सिद्ध हो चुका है। यहाँ से ये ध्यान देने की बात ये थी कि हमने माना है कि ये एकेकी नहीं है, लेकिन x1 इक्वल टू x2 सिद्ध हो चुका है। इसका मतलब ये एकेकी यहाँ पे सिद्ध हो चुके हैं। ये दो अलग अलग कोई एलिमेंट नहीं है, दो अलग अलग अवयव नहीं है, ये एक ही अवयव हो चुके हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर आ चुके हैं। अब आच्छादक की जब हम बात करते हैं, आच्छादक में हमें सह प्रांत को परिसर के बराबर दिखाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे सेट जो माने हमने a, b और c, इनमें एलिमेंट मान लेते हैं। x बिलोंग्स टू a मान लिया हमने, और y बिलोंग्स टू b मान लिया, और z बिलोंग्स टू c मान लिया। अब इसके बाद हम g o f की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे f दे रखा है, और f जो फलन है वो a से b में परिभाषित है, तो इसका प्रांत हुआ a, और a में हमने एलिमेंट माना है x। तो इसको x के लिए सोल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे है g और f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू देखिए, f ऑफ x की वैल्यू कहाँ से आएगी? मानते हैं कि ये तीनों फंक्शन ये ऐसे हैं, तीन फंक्शन दे रखे हमको, ये तीन फंक्शन ये ए बी सी मान लिया हमने, तीन सेट है ए बी सी, और ये वाला फंक्शन है f, ये वाला है g, इसमें एलिमेंट है x, ये y और z। तो इसका मतलब x का जो इमेज है वो होगा y। इसका मतलब fx इक्वल्स टू हो गया y, और y का इमेज हमें चाहिए, तो gy इक्वल्स टू हो गया z। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये हमें डायरेक्ट ध्यान में होनी चाहिए, प्रैक्टिस के बाद हमें आ जाएगी, लेकिन इसको मैं आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ। ये तो fx की वैल्यू हमें यहाँ पे पता लगी y है, तो इसको लिख सकते हैं gy, और gy की वैल्यू होती है z, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं z इक्वल्स टू z। और ये x है, ये किस में से बिलोंग कर रहा है? इसको हम आगे लिख देते हैं, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, और z है वो c में से बिलोंग कर रहा है, c में से। इसका मतलब ये है कि z जो c में बिलोंग कर रहा है, तो c का जो प्रत्येक अवयव है, वो एक एक किसी ना किसी अवयव का तो प्रतिबिंब है ही। तो यही तो हमारी आच्छादक की परिभाषा थी कि जो सहप्रांत हो वो परिसर के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा z वो बिलोंग करता है c में, c हमारा सहप्रांत है और सहप्रांत परिसर के बराबर हो गया है, इसलिए ये आच्छादक है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है कि f जो फंक्शन है वो a से b में परिभाषित है, और हमें और IB OF इक्वल्स टू f दे रखा है। यहाँ पे IA एक टर्म आई है, I का मतलब तो होता है आइडेंटिटी का मतलब होता है तत्समक फलन, हमने पहले पढ़े थे इंट्रोडक्शन में। और A का मतलब है ये जो फलन है f वो A से A में परिभाषित है, और यहाँ पे और कुछ आता तो यहाँ पे B आता मान लीजिए, तो यहाँ पे B से B में परिभाषित आता। ये देखिए IB दे रखा है, IB
आई बी का मतलब होता है जो फंक्शन है वो बी से बी में ही डिफाइंड है। ये नीचे हमें लिख भी रखा है कि ए तथा बी में परिभाषित तत्समक फलन है, तो हमें ये प्रूव करना है, ये वाली लाइन हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो हमें एफ जो फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइंड दे रखा है। उसके बाद आई ए है, आई ए भी फलन है, वो ए से ए में परिभाषित है। और आई बी है, ये भी फंक्शन है, ये बी टू बी डिफाइंड है। इसके बाद हम एलिमेंट्स मान लेते हैं, यहाँ पे ए और बी दो ही सेट्स काम में आ रहे हैं पूरे में, तो हम मान लेते हैं कि एक्स जो एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करता है, वाई जो एलिमेंट है वो बी में बिलोंग करता है। और इसके बाद हम जानते हैं कि जो एफ जो फंक्शन है वो ए से बी में परिभाषित है और ए में एलिमेंट है एक्स, तो मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखाती हूँ। एफ तो फंक्शन है और एक्स ए का एलिमेंट है और ए इसका इमेज हमें मिलेगा वो बी में मिलेगा। देखिए ए से बी में परिभाषित था तो इमेज हमें बी में मिलेगा और बी में एलिमेंट है वो वाई, तो एफ एक्स इक्वल्स टू हम वाई लिख सकते हैं। और हम तत्समक फलन तो हम जानते ही हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आता है। यहाँ पे ए था, ए में एलिमेंट एक्स है, यहाँ पे बी था तो बी में एलिमेंट वाई है, तो इसको हम आई ए आएगा यहाँ पे आई ए, क्योंकि आई ए हमने फंक्शन माना है, आई ए है ये। और आई बी वाई टू वाई इक्वल्स टू वाई, क्योंकि तत्समक फलन के लिए हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है उसमें आते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है ये तीनों हमें बराबर में प्रूव करने हैं। तो ये आई ए आ रहा है लास्ट में, आई ए का प्रांत होता है ए, तो इस एक्स के लिए प्रूव कर देंगे इसमें भी। यहाँ पे एफ आ रहा है, एफ ए से बी में डिफाइंड है तो ए का प्रांत भी, इसका प्रांत भी ए ही है और ए में एलिमेंट है एक्स, तो इसको भी एक्स कर देंगे। और एफ एक्स, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम एफ ओ आई ए एक्स, और इधर लिखते हैं हम, जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं एफ और आई ए ये एक्स, एफ तो एज इट इज हो गया, आई ए एक्स की वैल्यू है एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स आ गया, एफ एक्स। और दूसरा हमारा था आई बी ओ एफ, तो इसको भी प्रूव करते हैं हम, आई बी ओ एफ, और इसको भी हम एक्स के लिए ही प्रूव करेंगे, तो आई बी तो एज इट इज रहेगा और ये बचा एफ और एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू हम जानते हैं ये वाई है, तो आई बी और वाई इक्वल्स टू होता है वाई, सॉरी हाँ ठीक है ये वाई आ गया। तो वाई हमें दे रखा है एफ एक्स के इक्वल, तो इसकी जगह वापस से हम एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं हम। तो इसके बराबर भी एफ एक्स हो चुका है प्रूव, और इसके बराबर भी एफ एक्स हो चुका है। और ये तीसरा हमें दिया हुआ था एफ, तो एफ को हम, ये एफ तो है ही ए से बी में परिभाषित, तो इसको भी हम एफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये तीनों बराबर में प्रूव हो चुके हैं, और इन तीनों में हम एक्स हटाकर लिखें तो इनको लिख सकते हैं एफ ओ आई ए इक्वल्स टू आई बी ओ एफ इक्वल्स टू एफ, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आप इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस कीजिए, ये थ्योरम्स प्रैक्टिस से ही आती है, मैंने आपको ये बिल्कुल सिंपल वे में बता दी है, आप इनको ट्राई करके देखिए, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज है ये थ्योरम्स। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू।